आइए 9वां क्लास में हम लोग देखते हैं, अरे 10वां क्लास में है ना, 10वां क्लास में। चलिए सभी क्लासों को पढ़ा रहे हैं, तो कभी 9वां क्लास में भी चल रहा है मेरा बायोलॉजी में तीसरा चैप्टर जीव में विविधता, और 10 क्लास में बायोलॉजी 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद अब हम लोग केमिस्ट्री में है दूसरा चैप्टर में, जिसका नाम है, आज से शुरू करने जा रहे हैं, अम्ल, भस्म तथा लवण। यही ना। अब इंटर क्लास की बात कीजिएगा तो इंटर क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, पी ब्लॉक के तत्व। अगर 8 क्लास की बात कीजिएगा तो 8 क्लास में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं धातु और अधातु। तो सारा चीजों की पढ़ाई हम लोग करते जा रहे हैं, इसलिए अभी जो क्लास चलेगा वो 10 क्लास का। 10 क्लास के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। आप आवाज से समझ सकते हैं कि पूरा क्लास भरा हुआ है, और तमाम लोगों को हम ये बात बताएंगे कि सभी बच्चे ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे। अम्ल, भस्म, लवण हो, रासायनिक अभिक्रिया हो, पहला चैप्टर समझ में आ गया। आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि पहला लेसन का मैंने पढ़ाई कर दिया था, रिकॉर्डिंग क्लास भी दे दिया था, क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा लिखवा भी दिया, और उसका टेस्ट भी हमने कल ले लिया था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए, आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। यही ना चैप्टर है जी। अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, भस्म को बोलते हैं बेस, और लवण को बोलते हैं साल्ट। साल्ट मीन्स जो नमक होता है वही लवण। नमक भी क्या है? लवण ही है। नमक बोलिए, लवण बोलिए, एक ही बात है। कोई दिक्कत है? सबसे पहले आप लोग जब अंग्रेजी हम पढ़ाते होंगे तो टेंस वगैरह में क्या कहते हैं? पहचानने का नियम पढ़ाते हैं, है ना। कि आप कैसे पहचानिएगा कि फलना वाक्य जो है से इस टेंस का है। उसी प्रकार से आज आप लोगों को हम पहचानने का नियम पढ़ाएंगे अम्ल का, पहचानने का नियम पढ़ाएंगे भस्म का, और पहचानने का नियम पढ़ाएंगे लवण का। यहीं से हम शुरू कर देते हैं क्लास को। कोई दिक्कत है? तो चलिए, क्लास आप लोगों का शुरू हो चुका है, अम्ल, भस्म तथा लवण। और शांति से हम लोग पढ़ते रहेंगे, बढ़िया से देखते रहेंगे, कमाल की पढ़ाई करेंगे, और कोशिश होगी कि क्लास में ही याद कर ले। एक बार घर पे जाकर के रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, टेस्ट ले लेंगे, मजा आ जाएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए, बढ़िया से पढ़ने के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं बिट्टू सर के साथ, अम्ल, भस्म तथा लवण। तो सबसे पहले अम्ल का पहचान देख लेते हैं, कैसे करेंगे, है ना। अम्ल का पहचान का नियम, समझे कि नहीं? तो हम यहाँ पे बोलता ही नहीं है पीछे से, क्या क्या पढ़ा रहे हैं? अम्ल के पहचान का नियम। कोई दिक्कत है? फिर इसके बाद हम इसी में पढ़ाएंगे भस्म के पहचान का नियम। समझ में आ रहा है बात? और फिर इसके बाद पढ़ा देंगे लवण के पहचान का नियम। लवण के पहचान का नियम आप 7 क्लास में पढ़े होंगे, अम्ल, भस्म, याद होगा? याद है? याद क्या है उसमें? क्या आप जानते हैं अम्ल के बारे में? जो बात जानते हैं बोलिए, बोलिए जोर से। अम्ल खट्टा होता है, चलिए ठीक है। और भस्म कैसा होता है? कड़वा होता है। चलिए, ये सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है ना। चलिए, इस क्लास में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों के मुंह से? तो पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। हाँ, तो अम्ल का पहचान का नियम क्या है? तो ध्यान समझिएगा। देखिए, एक मोटा मोटी तौर पर हम अम्ल को पहचानने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आप इस हिसाब से जान लीजिएगा कि यह अम्ल है। समझे कि नहीं? देखिए, अम्ल जितना भी होगा उसके आगे में एच लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा? एच। एच मीन्स हाइड्रोजन। एच मीन्स हाइड्रोजन। ये हल्का सा पहचानने का नियम बता रहे हैं, है ना, कि अम्ल के आगे क्या लगा हुआ रहता है? एच है ना। अम्ल के आगे एच लगा रहता है। क्या सर पूर्ण रूपेण सही है? यह बात पूर्ण रूपेण सही नहीं है, लेकिन बहुत हद तक आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है कि नहीं? और आप आसानी से पहचान लेंगे कि यह अम्ल है। समझ में आ रही है बात ना? ये माने और भी होते हैं जिसमें एच नहीं भी लगा हुआ रहेगा, तभी आपको अम्ल उसको समझना होगा, लेकिन उसको विस्तृत तरीके से हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इतना ही ध्यान में रखिए कि जिसके आगे एच लगा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। अम्ल के आगे, अम्ल में आगे
एच लगा रहेगा, ठीक है ना। जैसे आप एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए इस बात को। आप बोलते हैं HCl, आगे एच लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? समझ में आ रही है बात? HCl समझे कि नहीं? तो समझ लीजिएगा कि अम्ल है, दिमाग काम कर रहा है। जैसे लगा हुआ है आपका H2SO4, आगे एच लगा हुआ है, आगे एच लगा हुआ है। आप लिखिएगा HNO3, HCO3, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? H3PO4, H3PO4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सब के आगे क्या लगा हुआ देख रहे हैं? H। तो ये सबके सब क्या हैं? अम्ल हैं। सबके सब क्या हैं? अम्ल हैं। जैसे आपका लगा हुआ रहता है HF, HI, समझे कि नहीं? या लगा हुआ है HBr, क्या लगा हुआ है? HBr, HBr, या लगा हुआ है आपको, है ना, HBO3, क्या लगा हुआ है? HBO3। एक अम्ल है जिसके आगे न लग करके H पीछे लग जाता है, लेकिन वो भी अम्ल है कि नहीं? वो भी क्या है? अम्ल है। तो उसका नाम है जैसे CH3COOH, इसमें H देखिएगा पीछे लगा हुआ। एकमात्र अम्ल ऐसा है जिसमें H क्या है? पीछे लगा हुआ। बाकी सब में आप देखिएगा H आपका आगे लगा हुआ मिलेगा। H कहाँ लगा हुआ है? आगे। कहाँ लगा हुआ है? आगे। तो ये सब के सब क्या होंगे? इसमें क्या लगा हुआ है? पीछे। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? अम्ल। कितने बच्चे समझ गए कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे? समझ में आ गई बात? तो अम्ल में आपको एक साधारण सा नियम पढ़ा रहे हैं, है ना, जिसमें आगे H लग जाए वह सबके सब क्या है? अम्ल है। कोई दिक्कत? अब देखिए देखिए इसका नाम क्या होगा? इसका दो नाम है, या तो आप बोल सकते हैं रासायनिक नाम बोल सकते हैं। तो H माने हाइड्रोजन, Cl माने क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या पढ़ सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अम्ल में अगर इसका नाम बोलिएगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो लिख दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आ गया समझ में? अब H2SO4, तो इसको पढ़ सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, लेकिन इसको हम लोग अम्ल में क्या नाम बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे है ना, इसका दो नाम है, जैसे आप ही लोग का नाम दो नहीं रहता है, स्कूल में कुछ और घर में कुछ, है कि नहीं? तो इसको क्या नाम रहेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। बैटरी उटरी का जो पानी होता है ना, यही अम्ल रहता है। बैटरी में जो पानी उनी रहता है उसमें यही अम्ल पाया जाता है। जैसे देखिए HNO3, तो HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, है कि नहीं? नाइट्रिक अम्ल। आपको याद होगा कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका हम लोग इस्तेमाल दो जगह करते हैं, या तो आपको बम बनाना हो, है कि नहीं, विस्फोटक पदार्थ बनाना हो, तब हम HNO3 का उपयोग करते हैं। हम बताते इसलिए चल रहे हैं कि आपको ध्यान में याद जाए, समझे कि नहीं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ उत्पन्न होता है? पेट में, है ना। हमारे में पढ़ाए होंगे बायोलॉजी में पहला चैप्टर में, है कि नहीं? सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी वाला पानी हो गया, ये हो गया। या तो विस्फोटक पदार्थ बनाइए, या उर्वरक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना पेड़ पौधा के लिए बढ़ाने के लिए, तो या तो उर्वरक बनाने में या विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। समझे कि नहीं? अभी आप नाम सुने होंगे HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, लेकिन अम्ल में इसका नाम क्या होगा? कार्बोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। जितना लिखे हैं इतना तो कम से कम आपके ध्यान में होना चाहिए, समझे कि नहीं? कार्बोनिक अम्ल ये जो है बहुत विषैला है। अगर विषैला अम्ल का नाम पूछेगा तो आपको कार्बोनिक अम्ल का नाम देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? विस्फोटक अम्ल का नाम पूछेगा तो आपको HNO3 का नाम देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो इस टाइप से खतरनाक अम्ल जो है आपको पूछ देगा खतरनाक अम्ल का नाम बताइए, या संक्षारक। संक्षारक में जो किसी को बर्बाद कर दे,
संरक्षण नहीं, संक्षारक। संक्षारक मैंने बर्बाद करना, संरक्षण मैंने बचाव करना, समझे कि नहीं? तो संक्षारक अम्ल का पूछेगा तो H2SO4 को लिख देंगे, है कि नहीं? जैसे बैटरी उठी का पानी आपके शरीर पर गिर जाएगा तो आप क्या हो जाइएगा? जल जाएगा आपका शरीर, समझे कि नहीं? अब जैसे देखिए H3PO4 है तो इसको बोलते हैं फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फोरिक अम्ल। अब यहां पे देखिए ई सबको कैसे याद रखिएगा, देखिए तो यह देखिए HCl तो हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं, तो HF तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर ऐसे लिखना चाहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो इसको लिख सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? हाइड्रो आयोडिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। लेकिन इसका नाम लिखेगा कैसे? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या लिखेगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये आपको हम समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं? हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका क्या लिखेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका क्या लिखिएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर अम्ल में इसको लिखना चाहिएगा तो कैसे लिखेगा? तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? अब यहां पे देख लीजिए HbO3 है ना? तो HCO3 कार्बोनिक, तो इसको कह सकते हैं बोरिक अम्ल। क्या कह सकते हैं? बोरिक अम्ल। समझ में आ रहा है बात? अब यहां पे देखिए एसिटिक अम्ल हो गया, ये नाम सुने होंगे एसिटिक अम्ल। सिरका में इसका इस्तेमाल किया जाता है अचार उचार बनाने के लिए, अचार को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए उसका सिरा बनाते हैं ना सिरका, तो सिरका में इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका? CH3COOH का। समझ में आ रही है बात? तो ये कौन सा अम्ल हो गया? एसिटिक अम्ल। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल। समझ में आ गई बात? क्या पीट रहा था? अच्छा तो इन सभी अम्लों के बारे में समझे कि नहीं समझे? तो अम्ल की सबसे बढ़िया पहचान क्या है बताइए? आगे H लगा हुआ रहेगा तो समझ में आ जाएगा सबको, आसानी से समझ लीजिएगा। तो आप लोग इसका नाम बताइए। HCl का क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, H2SO4 सल्फ्यूरिक, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCO3 कार्बोनिक अम्ल। ये सब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हाँ, इसको 2-3 बार लिखिएगा, पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और इस सबको याद करके कल सुना दीजिए हमको, ठीक है ना? अब हम भस्म की पहचान पढ़ाते हैं। किसकी पहचान पढ़ा देते हैं? भस्म के। अगर किसी के जैसे अम्ल के आगे H लगा रहता है तो भस्म के पीछे, भस्म के पीछे क्या लगा रहता है? OH। OH लगा रहता है। क्या लगा रहता है? OH लगा रहता है। भस्म के पीछे क्या लगा रहता है? OH लगा रहता है। समझ में आ रही है बात? भस्म के पीछे OH लगा रहता है। क्या लगा रहता है? OH। समझ में आ गया बात? पीछे में OH। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे कहते हैं NaOH तो H लग गया, तो क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए। LiOH क्या हो जाएगा? OH का मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रा ऑक्साइड। अब अगर यहां पर KOH लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड। और OH लग गया, देखिए OH लग गया तो ये भस्म है। क्या है? ये भस्म है। सुंदर पहचानने का नियम है कि नहीं? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो ये हो गया। अब ये सब कहते हैं MgOH का होल 2। MgOH का होल 2 तो क्या है? भस्म है। कोई पूछेगा काहे भस्म है? जोर से बोलिए ना जी। इसके पीछे में क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, इसलिए क्या है? भस्म है। जैसे कहते हैं CaOH का होल 2। सीधा बैठो ना, बोली जब तक नहीं निकालिएगा तब तक कोई चीज याद नहीं होगा। याद रखिएगा, आप नहीं बोलिएगा याद ही नहीं होगा। बोलने से, बोल बोल के पढ़ने से याद हो जाता है। तो CaOH का होल 2 तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या हो गया भैया? भस्म है। काहे भस्म है? तो OH लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? पीछे। कहां लगा हुआ है? पीछे। जैसे हम लोग कहते हैं BaOH का होल 2 तो ये भी क्या हो गया? भस्म हो गया। क्या हो गया? भस्म हो गया। NH4OH, NH4OH
NH4 का मतलब होता है अमोनिया, अमोनियम क्या होता है, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और NH3 रहेगा तो अमोनिया, समझ में आ गई बात। NH4 तो अमोनियम, NH3 तो अमोनिया, समझ में आ गई बात। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सब में हाइड्रोक्साइड लगेगा मेरे भाई, है ना। इसका नाम हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम पढ़िएगा तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है सबको। इसके बाद आप देखिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बेरियम, हाँ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग अम्ल के पहचानने और भस्म के पहचानने का नियम समझ गए, कहीं से कोई दिक्कत। अब लवण के बारे में समझ लीजिए, लवण का पहचानने का नियम, ना आगे H होगा ना पीछे OH होगा, न H लगा हो न OH लगा हो, वह क्या कहलाएगा, लवण। चूंकि H लग जाएगा तो हो जाएगा वो अम्ल, OH लग जाएगा तो हो जाएगा भस्म। दोनों में से कोई चीज नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, लवण। क्या हो जाएगा, लवण। समझ में आ गई बात। वैसे भी जान लीजिए कि अम्ल और भस्म दोनों को आपस में प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, लवण। क्या बन जाएगा, लवण। क्योंकि इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्साइड जहां एक दूसरे से मिला तो बना लेता है जल। क्या बना लेता है, जल। याद रखिएगा इस चीज को, समझे कि नहीं, है ना। तो लवण के पहचानने का नियम क्या हो गया, तो लवण में आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि न तो आगे H+ होगा। देखिए एक चीज और ध्यान समझिएगा, अम्ल जब भी होगा तो वह H आगे लगा हुआ रहेगा और H किस आयन क्या होता है, प्लस में, है ना, H+ लिखा जाता है उसके माथे पर, समझे कि नहीं। और OH जब भी होगा तो वह माइनस में होगा, OH-, समझे ना, तब ना दोनों आपस में मिलकर के जल बनाता है। हाँ तो याद रखिएगा लवण में क्या होगा, तो लवण में न तो आगे क्या होगा H+ और न ही पीछे क्या रहेगा, OH-। आगे समझ में, तो वो क्या कहलाएगा, लवण। वो क्या कहलाएगा, लवण। जैसे हम लोग कहते हैं NaCl, तो Na+Cl-, कहीं OH या H है तो ये क्या हो जाएगा, लवण। इसका सूत्र क्या होता है, नमक है। ये क्या है, नमक। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। आ रहा है समझ में। इसको क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो यह क्या हो जाएगा, लवण। तो लवण पहचान लीजिएगा। इसमें दिख रहे हैं H भी है, OH है, तो इसको क्या बोलेंगे, लवण। क्या बोलेंगे, लवण। आप बोलते हैं KCl, क्या बोलते हैं, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये भी क्या हो जाएगा, लवण। क्या हो जाएगा, लवण। समझे कि नहीं। जैसे आप बोलते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कहीं भी OH या H है तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। यह भी क्या हो जाएगा, लवण। और लवण काहे होगा तो आप लोग को समझ में आ रहा है। हम बोलते हैं Na2CO3, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये लवण। क्या हो जाएगा, लवण। ये हो जाएगा CaCO3, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, ये लवण। क्या हो गया, लवण। क्लियर हो रहा है तो बोलिएगा। तो इस तरह से आप लोग पहचाने किसका, अम्ल का।
भस्म का और लवण को। कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले हम पहचानने के लिए पढ़ा दिया, अब हम पढ़ाएंगे अम्ल। अब इस सब में अंतर देख लेंगे, अम्ल और भस्म में, उसमें अंतर भी हो जाएगा। अब परिभाषा होगा तो परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज, अम्ल भस्म में अंतर। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अम्ल एवं भस्म में अंतर। अम्ल एवं भस्म में अंतर है कि नहीं? देखिए आप लोग पढ़िए बढ़िया से। देखिए मैट्रिक पास करना जो है ना बहुत बड़ा कला नहीं है, याद रखिएगा। इसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से व्यवस्था है सरकार की, मैंने मैट्रिक एग्जाम लेने की, वह व्यवस्था इस कदर है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाए। तो मैट्रिक पास करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर जीवन में अगर कुछ आगे बढ़ना है, जीवन में गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करना है, आगे चल करके रेलवे, बैंक, सीजीएल, बीपीएससी है ना, दरोगा, ये सब की तैयारी करना है, यूपीएससी सब की तैयारी करना है, तब इसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज नहीं ध्यान से पढ़िएगा तो इसको तो बिना पढ़ ले देखिए नहीं होगा। जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक ये सब पढ़ते रहना पड़ेगा, अम्ल भस्म लवण ये सब याद करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन ही आता है कि नहीं? नौकरी चाकरी लग जाएगी तो फिर नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, अम्ल भस्म है ना में अंतर देख लीजिए, अम्ल एवं भस्म में अंतर, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक तरफ हम अम्ल लिख लेते हैं और एक तरफ क्या लिख देते हैं, भस्म। कोई दिक्कत है? एक तरफ अम्ल लिख देते हैं, एक तरफ भस्म। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। चलिए अम्ल और भस्म में अंतर देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने कहा कि सर हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो भैया सही बात है, अम्ल जितना भी होगा ना, तो अम्ल जो होता है वह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। अच्छा अब भस्म पूछेगा तो स्वाद में कैसा होगा, तो कड़वा। तो भस्म जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। समझे कि नहीं? भस्म स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। देखिए अभी हम लोग बता रहे हैं कि मैट्रिक पास करना कोई, देखिए मैट्रिक में आप लोगों को नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा ना तो अच्छा मार्क्स उठेगा। समझे कि नहीं? तो मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी कला नहीं है। हाँ, जॉब, गवर्नमेंट जॉब ले लेना बहुत बड़ी कला है। समझे कि नहीं? मैट्रिक गधा पास कर जाता है कि नहीं? सबका पढ़ी वाला लेकर रहता है और पास नहीं करता है, फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाता है। तो क्या उसको हम विद्वान मान ले? है कि नहीं? उसको विद्वान नहीं मानना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? गधा पास कर जाता है। समझे कि नहीं? गधा अगर वो 300 नंबर ले आए तो गधा है, वो गधवे है, ये है, वो आदमी नहीं है। क्योंकि आपको गार्जियन यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेज रहा है तो खाली मैट्रिक पास करने के लिए नहीं भेज रहा है। मैट्रिक पास करने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? गैस लेकर रट लीजिए, पास कर जाइएगा। चोरी करके लिख लीजिए, पास कर जाइएगा। है कि नहीं? तो अब नॉलेज आप लोग बढ़ा रहे हैं। तो अम्ल हो गया, भस्म हो गया, कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, ये तो पहला आप देख लिए, अंतर भी देख लिए और परिभाषा भी आप देख लिए। दूसरी बात देख लीजिए, अम्ल जो है अगर उसको जल में घोलेंगे, कहां घोलेंगे? जल में। अम्ल को अगर आप जल में घोलिएगा तो अम्ल के पास क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है। तो जिसके पास जो रहेगा वही देगा। जैसे आपके पास कलम है तब हम मांगेंगे कलम दो, तो कलम दीजिएगा। लेकिन अगर हम मांगेंगे कि आपके पास जो है सभी छेना दे दो, है ये नहीं तो कहां से दीजिएगा? तो जो है वो दीजिएगा ना। तो अम्ल के पास क्या है, हाइड्रोजन है। अम्ल के पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन है कि नहीं है? तो जब जल में घोलेंगे तो वह हाइड्रोजन आयन देगा। अम्ल को अगर जल में घोलेंगे तो क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन। आ गया समझ में? जो जिसके पास रहता है वही चीज देता है। तो अम्ल के पास हाइड्रोजन आयन है, तो इसको अगर जल में घोलेंगे तो क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन। अब भस्मवा के पास क्या है, OH आयन है, तो उसको जल में घोलेंगे तो वो क्या दे देगा, OH आयन दे देगा। सीधी सी बात है, जो जिसके पास है वही चीज देगा। आ गया समझ में? अम्ल
जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर, अम्ल कहां, जल में घुलकर क्या दे देता है, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन देता है। क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। जैसे हम ले लिए HCl, इसको जल में घोल दिए। कहां घोल दिए, जल में। तो जैसे ही इसको जल में आप मिलाइएगा अम्ल को, तो यह क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो यह क्या दे दिया, हाइड्रोजन आयन दिया कि नहीं दिया। आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अब आसानी से घुल भी जाता है। बैटरी वाला पानी में पानी डालिएगा तो नहीं घुल जाएगा। पेट में अगर हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक तो पानी पीते हैं तो नहीं सब दह बह जाता है। तो इसको ये कीजिएगा तो भी क्या दे देगा, तो भी आपको हाइड्रोजन आयन दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है, कोई दिक्कत है। अब यहां भस्म पढ़िए, भस्म जल में घुलकर, भस्म जल में घुलकर, भस्म जो है जल में घुलकर क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है ना। देखिए हम थोड़ा सा गलती बोले, क्यों बोले पता है, हमारा दिमाग दूसरा जगह था, लेनी आया ना, इसमें लाइन आया तो हम दिमाग में कितना ठंडा लग रहा है, हम वहां सोच रहे थे। तो कभी भी अगर आप गलती सलती या कोई भी चीज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में 2-3 बातें चल रही होती, तभी आप क्यों किसी बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि दिमाग आपका एक जगह काम नहीं करता है। अगर एक जगह काम करे ना तो आसानी से आप कोई भी बात को आसानी से सीख जाइएगा। आप इसलिए हम कहते हैं कि कोई काम कीजिए तो एक बार में एक ही काम कीजिए, लेकिन मन से कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एकदम मन से पढ़िए, फिर कोई मर जाए, कोई हर जाए, कि बम पटका जाए, कि क्या हो जाए, है कि नहीं। पहले तो आतंकवादी बम पटका करता था हमेशा, अब मास्टरी लोग मास्टर पर बम पटक रहा है, सुन रहे हैं वो पूरा एकदम। अब मास्टर का काम था बम पटकना, ये सब तो था नहीं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, हम ही लोग आतंकवादी हो गए हैं अभी, है कि नहीं। हम ही लोग एक दूसरा पर बम पटक रहे हैं, कोई हमारा पटक दे रहा है, हम उस पर पटक दे रहे हैं, यही तो साबित हो रहा है ना, है कि नहीं। सब झूठ सच बात बोलता है। भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आज के डेट में पावरफुल बनना है तो 4 बॉडीगार्ड ले लीजिए, है ना। नहीं आता है सब भाड़ा पर 2000-3000 रुपया भी मिलता है सर, बाउंसर जिसको आप बोलते हैं। और जहां जाइए शादी बराती में वहां भौकाल बनाते रहिए, कौन आया कौन आया कौन आया, देखो देखो शेर आया शेर आया शेर आया। तो नहीं हो कुछ है ना तो 4 बाउंसर खाली लेके चल जाइएगा ना, तो लगा कि हाँ कोई VIP आदमी आया है, सब हट जाएगा, हो जाए सब कुर्सी दे देगा बैठने के लिए, समझे कि नहीं। तो सब भौकाल मचाने के लिए है कि नहीं, सब भौकाल मचाने के लिए। अच्छा टीचर को कहीं बाउंसर की जरूरत है, अरे टीचर को कहीं बाउंसर की जरूरत है, सेलिब्रिटी होता है टीचर। और टीचर जिस दिन सेलिब्रिटी हो जाएगा, मिलवे नहीं करेगा बच्चा से, मिलवे नहीं करेगा आदमी से, तो समझाएगा बुझाएगा क्या चीज बच्चा को। हमारा काम है देश का निर्माण करना, राष्ट्र के निर्माण करना। राष्ट्र का निर्माण बच्चे लोग से होता है, और बच्चे को कौन बनाता है, टीचर। समझ में आ रही है बात है। आगे देखिए, भाषण तो हम बहुत लंबा लंबा दे सकते हैं। तो भस्म जल में घुलकर क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो जल में घुलाइए इसको, जैसे NaOH है, क्या है NaOH, इसको क्या घुला दीजिए, जल में। कहां घुला दीजिए, जल में। तो जल में जैसे ही घुलाइएगा तो यह सोडियम आयन अलग दे देगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं। तो OH आयन दिया कि नहीं दिया। अब जैसे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं और जल में इसको घुला देते हैं, तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो इसको घुला रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, देखिए ध्यान से। इसको घुला रहे हैं तो OH आयन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो यही बात तो लिखे है, जो जिसके पास है वह देगा। अब रह गया धातु से अभिक्रिया के बारे में। किसके साथ अभिक्रिया के बारे में, धातु से अभिक्रिया के बारे में ध्यान समझिएगा। अम्ल को दिमाग में बना लीजिए कि अगर वह धातु से अभिक्रिया करेगा, कोई धातु से, धातु की क्या पहचान है, धातु की पहचान है अंतिम में यम लगा रहा है, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, है कि नहीं। कुछ में नहीं लगा रहता है, सोना चांदी समय यम कहाँ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। लेकिन उसका अगर लैटिन नाम में जाइएगा, ग्रीक भाषा के, तो क्या लग जाएगा, जैसे ऑरम है ना, अर्जेंटीनम है, तो यम लगा हुआ है कि नहीं। तो सीधी पहचान है, यम लगा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा। जैसे फेरस हम लोग कहते हैं,
तो फेरम से बना हुआ है तो यम लगा हुआ है कि नहीं। तो लोहा में हम लोग ऐसे लोहा बोलिएगा तो यम नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर उसका विदेशी नाम बोलिएगा तो क्या लगा हुआ है, फेरम, तो यम लग गया ना। तो जिसमें यम लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, धातु। क्या हो जाएगा, धातु। तो धातु की पहचान समझ में आ गई बात। तो भैया इसके पास है हाइड्रोजन, अम्ल के पास, तो धातु से भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो अम्ल अगर धातु से भी क्रिया करेगा, अम्ल किससे भी क्रिया करे, धातु से, समझ में आ रहा तो बोलिएगा। तो अम्ल अगर धातु से भी क्रिया करेगा तो कौन सी गैस दे देगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन तो देगा ही देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देता है। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई अम्ल ले लीजिए, तो HCl हम ले लिए, क्या ले लिए, HCl। अब कहता है कोई धातु ले लीजिए, तो हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम ही धातु है ना। तो सोडियम को हम लोग ले लिए, तो सोडियम जैसे ही लेंगे तो होगा क्या, प्लस माइनस, आई क्या है भैया, प्लस, ये क्या है, प्लस। तो इसका प्लस वा इसका माइनस वा मिल जाएगा अपने में, और क्या बना देगा, NaCl। आइए देखिए H अलगे हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन गैस दे देगा। दे दिया कि नहीं दे दिया। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब देख लीजिए पोटेशियम को बारे में देख लीजिए, किसके बारे में देख लीजिए, पोटेशियम। पोटेशियम धातु है, इसके भी क्रिया करा दिए सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से, प्लस प्लस माइनस, प्लस बा इसके साथ चल जाएगा माइनस बा के साथ। तो SO4 का संयोजकता 2 होता है, तो K2 हो जाएगा, K2SO4, क्या हो जाएगा, K2SO4। आइए हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन गैस निकल गया बाहर। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। यहाँ K2 हो गया, यहाँ K1 है, तो 2 कर दीजिए, बैलेंस भी हो गया। समझ में आ रहा है बात है। तो अम्ल धातु से अगर अभिक्रिया करता है तो वह क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, जैसे यहाँ दे रहा है। तो सर अब भस्म धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, तो याद रखिएगा भस्म धातु से अभिक्रिया करता ही नहीं है। जोर से बोलिए, भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। समझ में आ गया बात है। तो यहाँ पे इसमें लिख देते हैं कि भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो टेंशन समाप्त, टेंशन समाप्त, करता ही नहीं है। ये बोलता है कि हम करबे नहीं करेंगे अभिक्रिया, भस्मवा जो है धातु से अभिक्रिया नहीं करेगा। क्लियर हो गया। ये अगर अम्ल करेगा तो कौन सा गैस दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। आगे चलिए, और क्या जानते हैं इसके बारे में, अम्ल के बारे में। देखिए अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल होता है, हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, चिंता मत कीजिए। तो अम्ल का पीएच मान, देखिए आप ध्यान समझिए, पीएच मान वह मान है जो यह तय करता है कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है, कौन उदासीन है। पहचान क्या है, 7 नंबर से। कितना नंबर से, 7 नंबर से। अगर नंबर 7 है तो उदासीन, 7 से कम है पीएच मान तो अम्ल, और 7 से अधिक है तो भस्म। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात है। तो आप बताइए ना, अम्ल, अम्ल जब भी होगा तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा कि कम, कम है ना। तो अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है इसलिए वह अम्ल है। और भस्म का पीएच मान, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, समझे कि नहीं, 7 से अधिक होता है। अब जैसे ब्लड, ब्लड क्या है, अम्ल है कि भस्म है, भस्म है, क्या है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। नींबू क्या है, अम्ल है, क्या है, तो उसका पीएच मान 2.2 होता है। समझे कि नहीं, आ रहा है समझ में। तो इस बात को याद रखिएगा, हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में पीएच मान आगे, अभी नहीं। समझे कि नहीं। अब देखिए एक बात बहुत बढ़िया से नोटिस कीजिएगा, आप जाइए मार्केट में और वहां से 2 गो लिटमस पत्र ले लीजिए, एगो नीला कलर का, एक ठो लाल कलर का। समझे कि नहीं, सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं से। नीला लिटमस पत्र ले आइए और लाल लिटमस पत्र दुकान में मिल जाएगा। समझे कि नहीं। तो अम्ल में, अम्ल अगर नीला लिटमस पत्र पर अम्ल को डालिएगा, नीला लिटमस पत्र पर अगर अम्ल को डालिएगा तो उसको लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल। समझ में आ गई बात। अम्ल जो होता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र पर डालने से उसका कलर को क्या कर देता है, लाल। अब भस्म,
तो भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। समझ में आ गया बात है? समझ में नहीं आया? आ गया समझ में, ठीक है। तो हम क्या बोले? आम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। अब इसका ट्रिक बताते हैं याद रखने के लिए। अब आज तो समझ में आ गया, अब 2-4 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 4 महीने के बाद भुला जाइएगा। तो आप याद रखिए ट्रिक, नी ला। ट्रिक याद रखिए, इसको याद रखने के लिए अनीला मतलब अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आ गया समझ में? अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर ये को याद रहेगा तो भस्म याद करने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? तो भस्म क्या करता है? भस्म लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इसका याद रखिएगा, ट्रिक तो नहीं बनेगा। तो भलानी, इसको नाम रखिए भलानी, यानी कि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो एक ही को याद रखे ना इसको, अम्ल नीला को लाल, इसी का उल्टा कर दीजिएगा। समझ में आ गया बात है? समझ में आ रहा तो बोलिएगा। तो आपका ये अम्ल को बढ़िया से समझ में आ गया और भस्म समझ में आ गया, परिभाषा भी हो गया और अंतर भी हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। कोई दिक्कत है? तो ये आपने ये टॉपिक पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। बहुत काम करेगा एक शब्द विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य। ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अनपघट्य क्या होता है? इंटर में जाइएगा ना, क्लास 11-12 में खाली विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। समझे कि नहीं? अब इसको समझिए विद्युत अपघट्य क्या है। कोई दिक्कत है? तो अगला टॉपिक दे देते हैं जिसका नाम क्या है? विद्युत अपघट्य। और एक और टॉपिक बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं विद्युत अनपघट्य। क्या नाम देते हैं? विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य। कोई दिक्कत है? ये 2 टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। विद्युत अपघट्य वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन, जलीय विलयन समझ रहे हैं? जल के साथ वह विलयन तैयार किया हुआ हो। वह विलयन कैसे तैयार किया हुआ? जल के साथ। जिस यौगिक का विलयन जल के साथ, मैंने जिसका यौगिक जल के साथ घुला हुआ है तो वह उसका विलयन हो गया। समझ में आ रही है बात है? तो वैसा यौगिक जिसका विलयन में अगर हम करंट डाल दें, अब करंट प्रवाहित हो जाए, करंट क्या हो जाए? प्रवाहित हो जाए, तो उसको विद्युत अपघट्य कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। और किसी चीज का विलयन हम लोग तैयार, जैसे मान लें कि पानी ले लिया और नमक ले लिए, इसका एक विलयन तैयार कर लिया, जलीय विलयन हो गया। किसका किसका जलीय विलयन है? पानी और नमक का, पानी और नमक का पूरा बढ़िया से तैयार हो गया। करंट दौड़ा दीजिए उसमें, अगर करंट पास हो रहा है तो यह विलयन विद्युत अपघट्य होगा। यह विलयन क्या होगा? विद्युत अपघट्य। और अगर विलयन से करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है तो वह विद्युत अनपघट्य। कितने बच्चों को समझ में आ गया? बहुत हार्ड था कि हल्का था? पढ़ा तो जैसे बोले टॉपिक तो ऐसा कैसे लगा कि कुछ बड़ा चीज है कि नहीं है? तो समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? पढ़ाई को हम यहाँ पे बौना बना देते हैं, समझे कि नहीं? पढ़ाई को यहाँ पे क्या बनाया जाता है? बौना। पढ़ाई ताकत में रहता है कि हमरा से फरिया करके देखो, लेकिन मेरे पास आता है तो पढ़ाई चूरे चूर हो जाता है। उसको ने इतना ना पीस करके भेजते हैं कि बच्चा कहता है कि डाकू थोड़ी है, इसे तो हम पढ़ लेंगे, ये हम सीख लेंगे। होता नहीं सा? हाँ। तो विद्युत अपघट्य नहीं तो साइंसो आदमी जानते हो क्या करता है? किताबिया ले लेगा, रीडिंग देता है ना, रीडिंग दे देगा और कहेगा कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री रीडिंग देने की चीज है? हिस्ट्री और रीडिंग देने का चीज नहीं है, याद है ना? जेरा जी को पढ़ाते हुए देखिएगा तो कहेगा हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री का लाइन बाय लाइन पढ़ने का चीज है क्या? बोका बोका आधा से ज्यादा मास्टर हो रहे हैं।
है कि नहीं, गधा लोग मास्टर हो गया ढेर, है कि नहीं, बैल हो गया है सब मास्टर लोग अधिकांशतः। कहीं जुगाड़ नहीं मिल रहा, अपने तो नौकरी लगा नहीं समझे, अपने कुछ किया नहीं, आज दूसरा को कह रहा है कि हम तोरा बाप रे बाप आईएएस बनाइए देंगे। तू एगो चपरासी की नौकरी निकाल के दिखा दे, सब टीचर बन को बोल रहे हैं वैसे, तू एगो चपरासी की नौकरी निकाल और टांग दे कि हमने चपरासी की नौकरी पास किया है इतना में, भैया हम त्याग दिए हैं नौकरी को और तब पढ़ा रहे हैं, तब ना मजा है। इंजीनियरिंग और अथी का डिग्री तो ऐसे ही रोड पर मारल चल रहा है, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके तो ढेर आदमी घूम रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिया है, दुकान में खट रहा है, गंजी और जांघिया बेची चल रहा है कि नहीं। तो वैसा इंजीनियरिंग करने से कोई फायदा नहीं है, बढ़िया पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं। तो ढेर जो हमको बारे में नहीं जानता वो कहेगा कि तो आप कौची कले हैं, आप जो भजर भजर कर रहे हैं तो आप तो जानिए रहे कि हम क्या करके आए हैं, हम क्या किए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ रहा है। हाँ, बीपीएससी निकाल करके आए हुए हैं, पूरा बढ़िया सर्टिफिकेट है बीपीएससी का, है कि नहीं। हाँ, और शौक से पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? शौक से। का जी, अब अकेले थोड़ी है बीपीएससी से पास, हम लोग दोनों को है ना पास जी। समझ में आ गया बात ना। तो इसीलिए थोड़ा ये सब कीजिए, हमको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ा देंगे कि उसका बीपीएससी क्लियर हो जाएगा, ये हमको पता है, समझे कि नहीं। और हम कोशिश भी यही करते हैं कि आपको भी उसी तरीके से पढ़ाया जाए, आ रहा है समझ में ना, ताकि आप आने वाले समय में आपको किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करना पड़े, एकदम आसानी से वो आपका एकदम सातों के सातों दरवाजा टूटता जाए, ये नहीं कि अभिमन्यु में फंस जाइए, एकदम सब क्लियर कीजिए, है कि नहीं। तो इस ढंग से हम पढ़ाते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। तो विद्युत अपघट्य समझ में आ गया कि वैसा यौगिक जिसका जलीय वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन, वैसा यौगिक, समझ में आ गया बात है। हाँ, अब ज्यादा ध्यान वहां रह था, समझे। वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन, यौगिक कोई ले लीजिएगा, और जैसे हम नमके लिए या चीनी लिए तो यौगिक क्या है वो जी। तो वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन से होकर वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन से होकर विद्युत प्रवाहित हो, विद्युत प्रवाहित हो, समझ में आ गया बात। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं, समझ में आ गया। जितना अम्ल है, जितना भस्म है और जितना लवण है, ले एक के तुरी सब फाइनल, जितना अम्ल, जितना भस्म, जितना लवण है, सब के सब वैद्युत अपघट्य है। आगे समझ में, सब के सब क्या है? वैद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल देख लीजिए, अम्ल, भस्म, लवण, सब के सब, सब के सब, सब के सब का जलीय विलयन, सब के सब का जलीय विलयन क्या है? वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई अम्ल जल में घुला हुआ है, करंट प्रवाहित कीजिएगा तो करंट लगेगा। कोई भस्म है, अगर उसको जल में घुला दिए हो और उससे करंट प्रवाहित करिएगा तो करंट आपको लगेगा। समझ में आ रही है बात? अगर आप लवण रखे हुए हैं और लवण को अगर घुला दिए हैं तो वह आपको करंट लगेगा, समझे कि नहीं। जैसे आप एक पानी ले लीजिए और नमक ले लीजिए, नमक समझते हैं ना, नमक लवण है, खूब बढ़िया से घोल दीजिए, आ घोल करके, समझे कि नहीं, करंट डालिए उसमें, छू के देखिए, पनिया को छू के देखिए क्या होगा, भनभना जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग देखिएगा
करंट में, अर्थिंग में हम लोग नमक डालते हैं पानी के साथ, डालते हैं कि नहीं, ताकि भैया एकदम करंट बढ़िया मिले। करते हैं कि नहीं करते हैं सर? आ रहा है समझ में? लेकिन आप पानी में, प्रणाम सर जी, अभी बैठना पड़ेगा। हाँ, अब एक दिमाग में काम कीजिए जरा सा। अगर आप पानी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पानी, और उसमें चीनी घोल दीजिए, चीनी, और तब करंट प्रवाहित कीजिएगा, तो करंट लगेगा? ना लगेगा। तब करंट ना लगेगा। अगर लगता तो आदमी बोरे के बोरे चीनी घोल घोल के अर्थिंग में डालता, लेकिन सुने हैं डालते हुए? नहीं डालता। काहे? तो चूंकि भैया वो वैद्युत अनवघट्य हो गया। वह क्या हो गया? वैद्युत अनवघट्य। तो चीनी डाल दीजिएगा तो वैद्युत अनवघट्य, अब अगर नमक डाल दीजिएगा तो कितना बचा? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात है? आप अगर ग्लूकोज ले लीजिए, क्या ले लीजिए? ग्लूकोज, और उसको घोल दीजिए पानी में, अब करंट सटाइए तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। यूरिया का नाम सुने होंगे? यूरिया, यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, यूरिया जो खाद का इस्तेमाल करते हैं खेत में, उसको पानी में घोल दीजिए और करंट प्रवाहित कीजिए, करंट प्रवाहित होगा। तो उसका जलीय विलयन क्या हो गया? विद्युत अनवघट्य। लेकिन अम्ल का, भस्म का, लवण का अगर आप जलीय विलयन बनाए हैं और छू करके देखिएगा तो छुआइन कर देगा, सटला के सटाइन कर देगा। समझे कि नहीं? कहे कि भाग जाओ यहां से, समझे कि नहीं? तो याद रखिए, तो वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन से होकर, जिसका जलीय विलयन से होकर विद्युत प्रवाहित न हो, विद्युत प्रवाहित न हो, उसे, है ना, विद्युत अनपघट्य कहते हैं। विद्युत अनपघट्य कहते हैं। विद्युत अनपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूरिया का नाम सुने ही होंगे, ग्लूकोज का नाम सुने ही होंगे, चीनी का नाम सुने ही होंगे। ये सब जो है, अगर इसका जलीय विलयन बनाइएगा, है ना, तो ये सब कैसा हो जाएंगे? वैद्युत अनपघट्य। क्लियर हो गया ना? ये सब का जलीय विलयन बनाइएगा तो वैद्युत अपघट्य। कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? आ गया समझ में? ये सब बात हो ही रहा है, तब तक एक वैज्ञानिक की एंट्री हो जाती है। वो कहा कि हमको भी किताब में नाम आना चाहिए। समझे कि नहीं? वो बोला कि भैया अम्ल भस्म का अगर ये परिभाषा है, अगर हम इससे कुछ अलग नहीं करें, बड़ी होशियार था वो वैज्ञानिक, जिसका नाम था आरहेनियस। हो गया क्या? जिसका नाम क्या था? आरहेनियस, है ना? इसमें क्वेश्चन आया हुआ है ना, आरहेनियस पर, है ना क्वेश्चन एगो? अच्छा, तो आरहेनियस जो वैज्ञानिक था बड़ी तेज था। बोला कि अगर अम्ल भस्म की परिभाषा ऐसे है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये दिमाग लगाया, हमको लोग कैसे याद करेगा? ओकरे में अब घिचिर पिचिर करने लगा। ये किसमें? जो अम्ल है, भस्म है, सारा चीज में। समझे कि नहीं? तो देखते देखते देखा क्या रिएक्शन, कुछ देखा, ये सब देखा 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 देखा, रे बोला कि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड निकल रहा है, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। तो ये बोला कि देखिए, हम अम्ल की परिभाषा ऐसे देते हैं, उसका नाम छप गया। खोजलके में खोज दिया थोड़ा बहुत, है कि नहीं? तो इसका नाम छप गया। तो छप गया तो इसको हम लोग बोलते हैं आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा। ये क्या कहां से समझिए? आरहेनियस ने क्या दिमाग लगा दिया?
इसने कहा कि अम्ल वह पदार्थ है, ये नहीं कहा कि स्वाद में खट्टा है कि कड़वा है कि मीठा है कि तीता है। इसने कहा कि देखिए हम परिभाषा दे रहे हैं, सुनिए, वो बच्चा वाला परिभाषा है पहल का, है ना, हम परिभाषा दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से, है ना। क्या बोला कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलेगा ना तो हाइड्रोजन आयन देगा। कुछ नया तो नहीं बताया, कुछ नया बताया, लेकिन भैया उस समय के लिए यह बात नई थी, उस समय के लिए यह बात नई थी। बस इसका परिभाषा हाईलाइटेड हो गया, इसका परिभाषा क्या हो गया, हाईलाइटेड। आ गया समझ में? इसका परिभाषा हाईलाइटेड हो गया। तो ये जोकड़ो था, ये आर्हेनियस है कि नहीं, ये अपना काम निकाल लिया, फेमस हो गया, किताब में नाम छप गया, तो पढ़ रहे कि नहीं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा। ऐसे नहीं बोलता तो हम लोग पढ़ते, कर दिया, कमाल कर दिया। तब लिखेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है। अम्ल कैसा पदार्थ है, वह पदार्थ है। मैंने कुल मिला जुला करके वही वाला रोल किया कि जैसे आज के देहाती गार्जियन को नहीं देखे हैं, नवोदही और नेतरहाट और सैनिक में हो जाएगा ना बचवा के, तो लगेगा कि आईएएस बन गया, न समझेगा क्या बन जाएगा उसका, आईएएस। वो सब छोड़, हमारे बेटवा ना तो नवोदय में, अरे भैया वो हगल मुतल में गया है, उस सुअर के बखोर में चला गया है। कहां चला गया है, सुअर के बखोर में, समझे कि नहीं। लेकिन उसको बदल दिया, उसको क्या कर दिया, बदल दिया, अब फेमस हो गया। बदल करके क्या हो गया, फेमस, आर्हेनियस की तरह। आ रहा समझ में ना। इसलिए ठगों के फेरा में हम लोगों को नहीं पड़ना। दिमाग है ना आपके पास, है ना, लेकिन होता क्या है ना कि बुड़बक के धन होता है ना तो चालाक के लड़का भूखे नहीं मरता है। अगर दिमाग अगर आज के डेट में लोगों के पास हो जाए ना, आज के डेट में कुछ लोगों को अगर माने दिमाग हो जाए ना तो ढेर के हालत पंचर हो जाएगा, भोजन पर आफत आ जाएगा, भोजन पर आफत आ जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन है क्या चीज, बुड़बकों की बस्ती है ना, और हमको भैया पैसा कमाना है, समझ में आ रही है बात ना, वही हाल है। इसलिए चालाकी से पढ़िए और काम लीजिए। यहाँ आर्हेनियस वाला ठग वाला काम मत कीजिए। ठग लिया, देखिए हम लोग को ठग लिया। क्या कह दिया कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। पगला हाइड्रोजन आयन देता है। ये इसे लग रहा है कि कितना बड़का मंत्र मार दिया ये, है कि नहीं। अब देख लीजिए, अब इसका पढ़िए भाई, पढ़ना है तो एग्जाम्पल ले लीजिए। बस एक लाइन दिया ही और इसका नाम छप गया पेपर में, है ना, अखबार में। तो आइए देखिए कैसे। अब यहां पे समझिए, HCl कहां घुलेगा, जल में। तो घुला HCl घुल गया कहां, जल में। तो यह हाइड्रोजन आयन दे दिया। देखिए हाइड्रोजन आयन नहीं दिया, यही बतिया तो बोला है, यही बात तो बोला है। जैसे H2SO4 है, इसको हम कहां घुला दिए, जल में। कहां घुला दिए, जल में। तो जल में घुलेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा, देगा कि नहीं देगा, दे दिया कि नहीं दे दिया। यहाँ SO4 का 2 संयोजकता है तो 2- हो जाएगा यहाँ पे, समझे कि नहीं। पहले 2 आयन हो जाएगा, है ना, 2 आयन हो जाएगा। तो यहां तक हो गया। हाइड्रोजन आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाइड्रोजन, यही आर्हेनियस बोला था कि जब जल में घुलिएगा तो क्या दे देंगे, हाइड्रोजन आयन दे देंगे। कोई दिक्कत। जैसे आप देख लीजिए, और HNO3 भी तो है अम्ल, इसको भी जल में घोलिए तो हाइड्रोजन आयन दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा। समझ में आ रही है बात। और देखिए अम्ल, जैसे देख लीजिए H2CO3, इसको भी जल के साथ आप क्या कर दीजिए, घुला दीजिए। क्या कर दीजिए, घुला दीजिए। तो क्या दे देगा, जल दे देगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन, है कि नहीं ना। हम सोच रहे हैं ना क्या इसने कुछ हमनियों को मिलता ना तो हमनियों के नाम छप जाता अखबार में, है कि नहीं। और देख लीजिए HbO3, इसको भी जल में घुला दीजिए। कहां घुला दीजिए, जल में घुला दीजिए। तो जैसे ही इसको जल में घुला दीजिएगा तो क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन।
हाइड्रोजन आयन दे देगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन आयन दे रहा है कि नहीं? आप ले लीजिए CH3COOH को और किसमें घुला दीजिए? जल में, तो ये भी क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन। क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन। और CH3COO अलगे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखिए तो सब के सब हाइड्रोजन आयन दे रहा है। यही बतिया कौन बोला था? आर्हेनियस। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या है? कि अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घोला जाए तो हाइड्रोजन आयन देता है। समझ में आ गया बात है? अब देख लीजिए यहां पे एक चीज और समझ लीजिए। नोट, नोट बड़ी अच्छा चीज है ये, देखिए ध्यान से। ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, देख रहे हैं कि नहीं? ये हाइड्रोजन आयन जलवा से दोस्ती करेगा। किससे दोस्ती करेगा? जल से। किससे दोस्ती करेगा? जल से। आई एम योर फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, है कि नहीं? जल से दोस्ती कर लेगा कौन? हाइड्रोजन आयन। और जैसे ही दोस्ती करेगा तो क्या बना देगा? H3O। क्या बना देगा? H3O।